अब हम लोग जो है पीपीस का दूसरा पार्ट में इंटर किए हैं, ठीक है। यानी पीपीस का दो पार्ट था। एक पार्ट में हम लोग ये जाने कि नॉन रेस्पिरेटरी पीपीस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीस में लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग है ना रेस्पिरेटरी पीपीस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो होता है आरपीई, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आरपीई क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो लिखा है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आरपीई इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल वेयरर अगेंस्ट द इनहेलेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन द वर्कप्लेस। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आरपीई का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं कि जहां पे कार्यस्थल पे क्या हो, बहुत ही खतरनाक हैजार्डस सब्सटेंसेस हों, ठीक है। और नॉर्मली वहां आदमी वर्क नहीं कर सकता है, नॉर्मली उसको है ना सांस नहीं मिल सकती, ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये कहा कि ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। आरपीई कोई नॉर्मल नहीं है, आरपीई आमतौर पर हर जगह यूज भी नहीं किया जाता है। फिर लिखा है कि आरपीई शुड ओनली बी यूज्ड वेयर द एडिकेट एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द अदर मीन्स। और आरपीई हम वहां लगाएंगे, यानी मान के चलिए कि जिस जगह पे हम लोग आज काम करना चाहते हैं उस जगह पे हमको रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, यानी जो फ्रेश ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है। हमको मिनिमम कितना ऑक्सीजन चाहिए, मिनिमम हमको 19.5 यानी 19.5 यानी 19.5 कम से कम ऑक्सीजन का लेवल हमको चाहिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैक्सिमम कितना 23.5, समझे, 23.5 से ज्यादा भी हमको ऑक्सीजन लेवल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 21 माना जाता है। तो अगर 23.5 से ज्यादा है या 19.5 से कम है तो हमको फिर वहां रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेकर के ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उस जगह पे नॉर्मल सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में जो हम लोग यूज करते हैं आरपीई, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो आरपीई इज द लास्ट रिसोर्ट फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ द कंट्रोल मेजर्स। अब बताते हैं कि अगर जो भी कंट्रोल मेजर्स वहां लेना था, यानी हैजर्ड्स को एलिमिनेट करना था, रिड्यूस करना था, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हमको वर्क ढूंढना था या मेथड ढूंढना था, बट अब वहाँ कोई अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हम अब वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हैजर्ड को हम हटा नहीं सकते, किसी भी तरह से रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, तब जाकर के हमें आरपीई यानी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज करने की अनुमति होती है या परमिशन होता है, जनरली नहीं। रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स इंक्लूड्स। अब रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं, आप लोग सब रेस्पिरेशन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हाँ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सेलेशन। इनहेल करने का मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेल करने का मतलब होता है बाहर सांस को छोड़ना। तो रेस्पिरेटरी हैजर्ड का मतलब क्या हुआ, श्वसन क्रिया से जुड़े हुए हैजर्ड्स, यानी जहां हमको शुद्ध ऑक्सीजन ना मिले, तो ऐसे हैजर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स, ठीक है। तो अब रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स इंक्लूड, अब रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स में क्या क्या आते हैं, तो रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म एट जनरल इंडस्ट्री वर्क साइट। बताते हैं कि रेस्पिरेशन से जुड़े हुए जो खतरे होते हैं, श्वसन क्रिया से जुड़े हुए जो खतरे होते हैं वो अनेकों होते हैं कार्य क्षेत्र पे, अलग अलग शक्ल में भी वो मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में भी मिलते हैं। दे में भी है ना गैसेस। अब बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन हैजर्ड्स होते हैं वो गैसेस के भी फॉर्म में हो सकते हैं, है कि नहीं। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, ये सारे गैसेस क्या हैं, काफी खतरनाक हैं। अगर ये गैसेस कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा या रहेगा तो ये बताइए कि हम वहां सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वाइपर्स
किसी चीज का वेपर्स रिलीज हो रहा है, मान के चलिए कोई टॉक्सिक मटेरियल्स है और उसका वेपर रिलीज हो रहा है, तो भी हम वहां नॉर्मल सांस नहीं ले सकते हैं। डस्ट, मान के चलिए जहां हम लोग काम करने वाले हैं वहां बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रहा है, काफी धूल गर्दा उड़ रहा है, तो भी हम वहां सांस नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं। सांस लेंगे तो हवा से ज्यादा गर्दा हम लोग इनहेल करेंगे, ठीक है। और वो डस्ट क्या क्या हुआ है कि पूरे ऑक्सीजन के लेवल को क्या क्या है वो खराब किया हुआ है, यानी उसको प्रदूषित किया हुआ है, कंटामिनेटेड किया हुआ है। तो ऐसे जगहों में मिस्ट, एक मिस्ट क्या होता है, मिस्ट होता है बहुत ही बारीक, है ना, केमिकल्स जो गिरता हो या निकलता हो। जैसे मान के चलिए, इसको जानने के लिए आसान रास्ता ये है कि बहुत ठंडी जब पड़ती है और काफी फॉग गिरता है, कुहासा वगैरह गिरता है, तो अब हाथ को जरा सा, है ना, साफ जगह पे ऐसे रखिएगा तो आपके हाथों में लगेगा कि कोई बहुत ही महीन महीन बूंद गिर रहा है, लगता है ना। हाँ, ऐसे को मिस्ट कहा जाता है। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे मिस्ट रिलीज होता है, ठीक है। तो ऐसे मिस्ट क्या करते हैं, जब हवाओं के संपर्क में आते हैं तो हवाओं को क्या करते हैं, वो दूषित कर देते हैं, या जिस इन्वायरमेंट में आप वातावरण में काम कर रहे हैं उस वातावरण को भी वो क्या करता है, खराब कर देता है, प्रदूषित कर देता है। फ्यूम्स जानते ही हैं आप लोग, जो बहुत सारे गैसेस जो रिलीज होते हैं वो हैं। स्मोक, धुआं है। स्प्रे, जो स्प्रे पेंटिंग का काम होता है, आप लोग देखते होंगे गोदरेज वगैरह बनाया जाता है, या बहुत सारे कार वगैरह, बाइक वगैरह का स्प्रे पेंटिंग किया था, वहाँ काफी, है ना, प्रदूषण निकलता है। टॉक्सिक एंड हार्मफुल डस्ट, जहरीला, है ना, और है ना नुकसान पहुंचाने वाला जो डस्ट होते हैं या कोई पदार्थ होते हैं वो हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉग, और बहुत जो है ना छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हमारे, है ना, जो हवा होता है या मेरा जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी वो क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो या फॉग, या बहुत ज्यादा फॉग है, ठीक है, उससे भी। तो ऑल दिस आर रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स, ये सारे क्या हैं, रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स हैं। और जहां भी ये सब होंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग वहां नॉर्मली काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन मेक यू सिक और किल यू इफ यू ब्रीथ देम इन एन और ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर। और बताते हैं कि ये जो प्रदूषण है, ये जो कंटामिनेशन है, या जो हैजर्ड्स हैं, ये तो ऐसे हैं कि अगर आप इसको इनहेल करते हैं या आप इसके चपेटे में आते हैं तो आप तुरंत बीमार पड़ सकते हैं और कभी कभी जान भी जा सकती है अगर ब्रीथ कर लिया, ठीक है। या ऐसा, अब ये जहां भी होगा तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो डिफिशिएंट कर देगा, ऑक्सीजन को घटा देगा, या ऑक्सीजन के लेवल को वो क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। अब वहां हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सांस लेने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 19.5, 19.5 से कम नहीं चाहिए। और ये डेफिनेटली ऑल दिस केमिकल्स विल डिफिशिएंट एंड डिफेक्ट द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल को ये क्या करेगा, खराब कर देगा। नोट दैट द मोर देन और है ना वन रेस्पिरेटरी हैजर्ड कैन बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। और बताते हैं कि ये जितने हैजर्ड्स का नाम लिया गया है, एक समय में एक या अनेकों हैजर्ड्स एक साथ पाए जा सकते हैं, यानी टॉक्सिक भी पाए जा सकते हैं, फ्यूम्स भी पाए जा सकते हैं, गैसेस हैं वो पाए जा सकते हैं, डस्ट के रूप में भी पाए जा सकते हैं, तो अनेकों फॉर्म्स पाए जा सकते हैं। दिस हैजर्ड्स में कॉज कैंसर, और ये हैजर्ड्स क्या कर सकता है, कैंसर कर सकता है, लंग इम्पायरमेंट या जो श्वसन क्रिया है, ठीक है, उसको डैमेज कर सकता है, डिजीज, है ना, और भी बहुत सारे इंटरनल डिजीज क्रिएट कर सकता है, एक्सटर्नल डिजीज क्रिएट कर सकता है, और डेथ या जान भी जा सकती है, ठीक है। सो ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर, है ना, गोइंग टू वर्क इन सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। और जो आरपीई है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऐसे परिस्थिति में जरूर यूज करना चाहिए, अन्यथा इंसान की जान भी जा सकती है। अब हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है उसको हम 3 ग्रुप में आमतौर पर बांटते हैं, ठीक है, नॉर्मली, जनरली, ठीक है। वैसे इसके
अगर इसके अंदर रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मिलेगा, बट जनरली 3 ग्रुप में इसको हम बांटते हैं। डिस्पोजेबल है ना, डिस्पोजेबल डस्ट मास्क, नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आप यहाँ देखते चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टकला वाले को जो पहना के रखे हैं, ठीक है, ये डिस्पोजेबल डस्ट मास्क है, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग को डस्ट से बचाता है। अभी नीचे इसके पूरे एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, अभी नीचे आएंगे। फिर नेगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, एक एक करके दिखाए गए हैं। लेकिन इससे पहले एक आपको हम वो दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए एक चीज, ये आपको बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर, एयर प्यूरिफाइंग, एयर सप्लाइंग, ठीक है, इसको आप समझिए, एयर प्यूरिफाइंग और एयर सप्लाइंग। जो एयर को प्यूरिफाई करके हमको देता है, यानी ऑक्सीजन जो हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है या हमारा जो हवा जो दूषित हो जाता है, तो उसको प्यूरिफाई करके देता है। जैसे आप एक्वा गार्ड लगाते हैं ना अपने घर में, वाटर प्यूरिफायर, वो क्या करता है, जो पानी है, पानी के अंदर जो कंटामिनेशन होता है उसको क्या करता है, वो साफ करके देता है, ठीक है, फिल्टर करके वो देता है, कंटामिनेशन को वो हटा करके देता है। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक क्या होते हैं नेगेटिव, एक क्या होते हैं नेगेटिव प्रेशर, दूसरा क्या होते हैं पॉजिटिव प्रेशर। और एयर सप्लाइंग जो होता है, तो एक होता है एयर लाइन और एक होता है एस्काबा, ठीक है। हाँ, अभी सब मिलेगा, फुल फॉर्म वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए, अगर नेगेटिव प्रेशर में बात करें तो N95 है, हाफ मास्क है ना, फुल मास्क है, और ये आपका है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर में क्या होते हैं। अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजेबल मास्क के बारे में, ठीक है, ये क्या होता है। डिस्पोजेबल डस्ट मास्क है ना, डस्ट मास्क आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट विद डस्ट इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग एक्टिविटीज सच एज डस्ट फ्रॉम ड्राई वॉल, ब्रिक्स, वुड, फाइबर ग्लास, सिलिका फ्रॉम सेरेमिक और ग्लास प्रोडक्शन और स्वीपिंग। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिस्पोजेबल डस्ट मास्क हम लोग ऐसे परिस्थिति में या ऐसे इन्वायरमेंट में यूज करते हैं जहां वर्कर्स या कोई भी पर्सन क्या करते हैं, डस्ट का सामना करते हैं। कब, जैसे मान के चलिए कोई दीवार है ना, दीवार से काफी धूल गर्दा निकलता है, वहां कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं, जैसे ड्रिलिंग का काम करना है या उसको तोड़फोड़ का काम करना है, तो काफी डस्ट रिलीज होंगे। ब्रिक, ईंटा वगैरह जो होते हैं, ईंटे से भी डस्ट निकलता है, ठीक है। वुड, जब लकड़ी की कटाई वगैरह होती है उससे भी डस्ट निकलता है। फाइबर ग्लास जो होता है उससे निकलता है। सिलिका, जो सेरेमिक एक तरह का पत्थर होता है, मार्बल होता है, उसको काटा जाता है। या सिलिका को आप यूं ले लीजिए कि जब हम लोग सीमेंट वगैरह, सीमेंट क्या है, वो सिलिका डस्ट ही तो है, ठीक है, तो वो सब में काफी रिलीज होता है। आप देखते हैं ना कि जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं सीमेंट, या सीमेंट की बोरी को जब मसाला बनाने के लिए खोलते हैं, कितना डस्ट निकलता है, ठीक है, तो वो सिलिका डस्ट कहलाता है, ठीक है। और स्वीपिंग या झाड़ू वगैरह हम लोग जब लगाते हैं तो उससे काफी डस्ट उड़ता है। तो ऐसे में हमको कौन सा मास्क लगाना चाहिए इस तरह के खतरों से बचने के लिए? डिस्पोजेबल डस्ट मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। इसको कॉमन सेंस में यूं समझ लीजिए, जो धूल गर्दा होते हैं आमतौर पर, उससे बचने के लिए हम लोग डिस्पोजेबल डस्ट मास्क हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, यस। उसके बाद इसके साथ डिस्पोजेबल का वर्ड क्यों आया है? इसके साथ डिस्पोजेबल का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, मोस्टली इसको वन टाइम यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है। अगला है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो चीज आपको पढ़ाया गया है, नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर, रेस्पिरेटर ड्रॉ एयर इनटू द फेस पीस वाया द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय द यूजर इनहेलेशन, ठीक है। यूजर जो इनहेल करता है वो अपने तरफ से जो खींचता है हवा को, तो वो क्या करता है ना, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसी से हवा को वो लेकर के उसको देता है। बट जो वहां कार्टिज लगा होता है, वो कार्टिज क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है। वो कैसा होता है,
चलिए आपको एक बार फिर से हम दिखा दें, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वाला देख रहे हैं, इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर के चारों जो है ना वही हैं। ये क्या करता है, आदमी कोई भी बंदा अगर इसको लगा लेता है तो लगा लेने के बाद अगर वहां ऑक्सीजन 17 तक हो गया है, हमें मिनिमम कितना चाहिए, 19.5 चाहिए मिनिमम, घट गया 17 तक चला गया तो कितना घटा, 2.5% क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गया। तो 2.5% अगर ऑक्सीजन घट गया तो आप वहां है ना कार्टिज बेस्ड रेस्पिरेटर इसको कहा जाता है, जो दिखाया हूं उसको लगा के काम कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, जो आदमी उसको लगाता है ना तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को वो इनहेल करता है, खींचता है, लेकिन जो उसका कार्टिज होता है वो कार्टिज क्या करता है, 2.5% 3% जो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है, उसको फिल्टर करके देता है। जैसे आपके घर का प्यूरिफायर क्या करता है, पानी के अंदर जो हल्का फुल्का कंटामिनेशन होता है वो क्या करता है, पानी को प्यूरिफाई करके देता है। अगर कोई नाला गटर में कोई कनेक्शन डाल दे और कहे कि वाटर प्यूरिफायर उसको प्यूरिफाई करके दे, तो नाला गटर वाला पानी को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कंटामिनेशन वहां बहुत ज्यादा है, यहाँ अब इस मशीन की ताकत से बाहर है। अब हम लोग चलेंगे पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर की तरफ। पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर है ना, मेंटेन अ पॉजिटिव प्रेशर इन द है ना फेस पीस and during both inhalation and exhalation. The two types of positive pressure respirator are pressure demand और continuous flow. पॉजिटिव में क्या होता है, जो पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर जो होता है वहाँ एक पॉजिटिव प्रेशर क्या करता है ना, वहाँ तैयार करता है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि वो कंटामिनेशन से उसको नहीं लेता है, बल्कि वो आने के बाद पहले यहाँ वो क्या हो जाता है, वो साफ होता है, ठीक है, और साफ होने के बाद फिर वो इनहेल करता है और वही वो एक्सेल करता है। एक्सेल करता है तो उसको फिर से वो क्या करता है, प्यूरिफाई करके वो उसको ले लेता है। वैसे ये दो तरह के होते हैं, डिमांड और कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। तो इसको अगर आपको आगे कभी जानने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जान सकते हैं, वैसे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं अभी, ठीक है। It is important to obtain and use the right type of achieve the maximum protection against a respiratory hazards. ये कहना ये चाहते हैं कि रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स जो हमारा होता है तो सबसे पहले हमको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, और रिस्क असेसमेंट करने के बाद तब हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ किस तरह का हैजर्ड्स है, इस एनवायरनमेंट में किस तरह का हैजर्ड्स है, और यहाँ गैस टेस्टर मशीन के थ्रू हम पहले चेक आउट करेंगे कि यहाँ किस लेवल पे कंटामिनेशन या टॉक्सिसिटी पाया जाता है या हार्मफुल सब्सटेंस पाया जाता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन वाला रेस्पिरेटर एप्रोप्रिएट होगा या उचित होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रेस्पिरेटर कोई भी हम इन्वायरमेंट में लेके चले जाएं, ऐसा नहीं। Always ensure that the exact nature of the hazard has been identified and that all the equipment meets the appropriate EN है ना 149 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस स्टैंडर्ड, और इसका जो स्टैंडर्ड आता है वो कौन सा आता है, 149 यानी 149 आता है यूरोपियन स्टैंडर्ड, लेकिन IS स्टैंडर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं दिखाने के लिए कि कैसे हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह की टॉक्सिसिटी है और किस तरह के हैजर्ड्स हैं और उसका लेवल क्या है। उसको गैस टेस्टर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, है ना, नापते हैं। एक्चुअली यहाँ गैस टेस्टर लगाना छूट गया है, तो चलिए हम डायरेक्ट आपको गूगल से सर्च करके दिखाते हैं। चलिए तो ये देखिए, ये जो मशीन है, ये मशीन जो आपको दिख रहा है यही गैस टेस्टर मशीन है। इसके माध्यम से हम गैस का लेवल का पता लगा सकते हैं कि हाँ कि कितना गैसेस हैं। ऑक्सीजन वगैरह का लेवल हमको बता देगा कि ऑक्सीजन वगैरह का लेवल क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मोस्टली हम लोगों को जो RPE है ना,
रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन इक्विपमेंट जिसको बोला जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, किन परिस्थिति में लगाया जाता है। तो पहला है कि इन ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहां ऑक्सीजन का लेवल क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि इन एटमॉस्फेयर विद वेरी हाई कंटामिनेशन लेवल्स, यानी ऐसी जगह में जहां कंटामिनेशन यानी प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होगा, प्रदूषण ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली हमारा ऑक्सीजन जो हमको प्योर ऑक्सीजन चाहिए है ना जिंदा रहने के लिए, है ना लाइफ सपोर्ट के लिए, वो क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है कि इन एटमॉस्फेयर वेयर द कंटामिनेंट है ना कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग और इज ए रेस्पिरेटरी इरिटेंट। बताते हैं कि ऐसी जगहों पे या ऐसे एटमॉस्फेयर पे, ऐसे वातावरण पे हम लोगों को आरपीई रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन इक्विपमेंट लगाना चाहिए जहां लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान जाने की क्या हो, संभावना हो, है ना, जहां हम जिंदा ना रह सकते हो, तुरंत किसी की मौत हो सकती हो। ठीक है, या आपको सांस लिया नहीं जा रहा है, सांस लेने में इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जगहों में भी हम लोग को आरपीई लगा के काम करना है। इन द केस ऑफ रीयूजेबल रेस्पिरेटर्स, एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर एन इंस्पेक्शन प्रोग्राम इज इस्टेब्लिश्ड। और बताते हैं कि जहां भी इस तरह का हम लोग आरपीई लगाना चाहते हैं या आरपीई ले जा कर के काम करना चाहते हैं, तो हमें एक बार पहले क्या करना चाहिए, एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम हम लोग को ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, हम अभी आप लोगों को बताए कि ताकि ये हम पता लगा सकें कि आरपीई का कौन सा टाइप यहाँ उचित होगा। दूसरी बात है ना, हायरार्की कंट्रोल ये कहता है कि सबसे पहले आप उसको सोल्व करें, क्या करें, उसको सोल्व करें, हैजर्ड को क्या करें, सबसे पहले आप रिड्यूस करें, उसको कंट्रोल करें। जब नहीं होगा पॉसिबल तब आरपीई का प्रयोग करें। इसलिए कहा गया है कि आप पहले क्या करें, एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम इस्टेब्लिश करें। मेंटेनेंस इज कैरिड आउट, और उस जगह का मेंटेनेंस भी करें। ऐसा नहीं अगर ज़्यादा कंटामिनेशन होता है तो क्यों ज़्यादा कंटामिनेशन होता है, उस बात पर ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए वहाँ मेंटेनेंस का भी काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। ठीक है, आगे है कि रेस्पिरेटर्स आर क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली, और जो भी रेस्पिरेटर मशीन है उसको हमें साफ करते रहना चाहिए, है ना। मान के चलिए कोई एक आदमी उसको लगाया, ठीक, अब उसको कोई दूसरा बंदा लगाना चाहता है तो तुरंत वो बंदा उसको ना लगाए, पहले उसको क्लीन करे यानी धोए, साफ करे। ठीक है, और डिसइंफेक्टेड का मतलब जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग क्या लगाते थे ना हाथ में, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, वो क्या था, डिसइंफेक्टेड करने का एक स्प्रे था ना या लिक्विड था। इसी तरह से वो आता है, उससे क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेड कर दिया जाता है, स्प्रे कर दीजिए, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, ये करके ही दूसरे बंदे को दें या रखें। Ideally, each person should be issued with his her own to avoid the risk of cross and contamination। और कोशिश ये करें कि हर बंदे को, है ना, अलग अलग रेस्पिरेटर आप क्या करें, प्रोवाइड करें ताकि उसका कोई भी कंटामिनेशन दूसरे को ना जाए। यानी उसको किसी तरह की कोई अगर डिजीज है या बीमारी है या किसी तरह का उसको कोई प्रॉब्लम्स है तो दूसरे को वो ना ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। इससे बचने के लिए चाहिए कि हम लोग क्या करें, पर्सनल उसको इशू करें। अब एक चीज़ आपके लिए हम लाए हैं IDLH। ठीक है, IDLH क्या है उस पर हम बात करेंगे अब। ठीक है, IDLH, सबसे पहले IDLH को जानते हैं। IDLH क्या है, इसका फुल फॉर्म है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, IDLH। तो IDLH को आज जानेंगे कि मीन्स एन एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन कंसंट्रेशन ऑफ एनी टॉक्सिक, corrosive और है ना asphyxiant substance that poses an immediate threat to life
or would cause irreversible or delayed adverse health effect or would interfere with an individual's ability to escape from the dangerous atmosphere। ये यहाँ कहना ये चाहते हैं, इसको आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि आइडियलिस्ट का मतलब था इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह, किसी भी वातावरण में प्रदूषण का वो लेवल या वो प्रदूषण, ठीक है, या वो टॉक्सिक या वो जहरीला गैस या इस तरह का कोई दम घुटने वाला कोई गैस या प्रदूषण है ना पाया जाता हो जहां इंसान की जान तुरंत चली जाए। सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई जानवर भी अगर ऐसे एटमॉस्फेयर पे अगर जाएगा तो उसकी भी जान क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ से है ना भागने का हमको हो सकता है कि वो जहाँ से हमको भागना बहुत ज़रूरी हो, वो काफ़ी ख़तरनाक एरिया हो, अगर उस जगह से अगर हम नहीं भागते हैं तो जान भी चली जाए, ऐसे जगह को क्या कहा जाता है, IDLH। क्या कहा जाता है, IDLH। आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ गैसेस विच में पोज एन IDLH एटमॉस्फेयर इंक्लूड ऑक्सीजन, है ना, डिस्प्लेसिंग गैसेस। बता रहे हैं कि IDLH का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बताते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा गैसेस हों जो गैस होने के कारण ऑक्सीजन को क्या करते, डिस्प्लेस कर दे, यानी वहाँ से हटा दे, यानी वहाँ ना रहने दे। तो ऐसे जगहों पे अब आपको जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगी, जान किसी की तुरंत जा सकती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सच एस आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और इवन स्टीम। ये जितने गैसेस का हम नाम लिए हैं, ये सारे गैसेस अगर किसी नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन के लेवल को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा और वहां वाला जो एरिया है वो IDLH के अंतर्गत चला जाएगा। वो एरिया क्या कहलाएगा, IDLH। और जो एरिया IDLH होता है वही हमें RPE यूज करना पड़ता है। अब समझ में आया? यानी जो एरिया IDLH के अंतर्गत चला जाता है, ऐसे एरिया में हमको क्या करना पड़ता है, RPE हमको यूज करना पड़ता है। बिना RPE यूज किए अगर कोई काम करने चला जाता है तो वहां किसी की तुरंत जान जा सकती है, ठीक है। द IDLH लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1200 ppm and 100 ppm and more are for hydrogen sulfide for example। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिया जा रहा है कि किसको हम IDLH कहते हैं। तो मान के चलिए एक गैसेस का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। राकेश तो IDLH लेवल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 1200 ppm आता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी किसी भी गैसेस को जो नापा जाता है वो ppm से नापा जाता है। खतरनाक गैसेस को नापने का जो यूनिट होता है उसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और 100 ppm आता है या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जितने नाला गटर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि नाला गटर की सफाई कर्मी की जान चली जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, इसलिए इस बात का ध्यान रहे। तो ये दो गैसेस का आपको हम एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर इतना या इससे ज़्यादा होगा तो IDLH के अंतर्गत चला जाएगा, और जो भी IDLH के अंतर्गत चला गया मतलब वहाँ हमको RPE लगा के ही काम करना है, अन्यथा जान जा सकती है। हम लोग अब बात करेंगे हम लोग सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस, जिसको एस्काबा कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। हाँ, अभी इसका इमेज आपके सामने आ जाएगा। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस कॉल एस्काबा फॉर शॉर्ट, और शॉर्ट में इसको BA भी कहा जाता है, ब्रीदिंग एपराटस, BA, ठीक है। इज ए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस apparatus to prevent a user from inhaling the oxygen deficient air, contaminated particulate, toxic gas and vapors or potentially harmful gases in the plant mine, in the fire site,
द वेसल, द टनल, etc। ठीक है, यानी एक तरह से एस्काबा हमारा क्या है, आरपीई है। एस्काबा क्या है हमारा, आरपीई ही है। तो सेल कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस, ये क्या है, एक ब्रीदिंग एपराटस है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, उसके अंदर फिल क्या हुआ होता है पहले से, है ना। और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, एस्काबा। और शॉर्ट में अगर बोलना है तो बीए, यानी ब्रीदिंग एपराटस। ये वहाँ यूज किया जाता है, इस डिवाइस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ यूजर काम करने के लिए जाना तो चाहता है बट एयर डिफिशिएंट है, यानी हवा ऑक्सीजन जितना हमको चाहिए वो उतना वहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंटामिनेटेड पार्टिकुलेट, या वहाँ कंटामिनेटेड पार्टिकुलेट है, यानी प्रदूषण भरा कोई तत्व वहाँ पाया जाता है जिसके कारण वहाँ कोई काम कर नहीं सकता है। टॉक्सिक गैसेस एंड वेपर्स, मान के चले हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसका एसिटिलीन है, प्रोपेन है, ये सारे गैसेस वहाँ पाए जाते हैं। ये सब क्या है, टॉक्सिक गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं। ठीक है, जो किसी प्लांट में पाया जा सकता है। प्लांट मतलब जो यंत्र होता है, जैसे टैंक हो गया, वेसल हो गया, बड़ा बड़ा देखते हैं जो ऑयल और गैस लेकर के आता है ना, टैंकर सब, हाँ वो सब के अंदर भी हमको वर्क करना पड़ता है। रेलवे लाइन में आप देखते हैं जो पेट्रोलियम टैंक होते हैं, जो पेट्रोल वगैरह को लेकर के जाते हैं, या इस तरह के जो भी कन्फाइंड स्पेस जो होते हैं, जो तंग जगह होती है, वहाँ आमतौर पर इस तरह के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। माइन, जहाँ खदान वगैरह को खोदा जाता है, जैसे मान के चलिए कोयला वगैरह का खदान है। ठीक, और फायर साइट, जहाँ आग लगी होती है, ऐसे जगहों पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी काफी होती है। वहाँ दो रीजन होता है फायर साइट में, जहाँ आग लगी होती है ऑक्सीजन नहीं होता है। पहला रीजन तो यह है कि जितनी तेज वहाँ आग जल रही है उतना तेज ऑक्सीजन को खींच रहा है, तो उसके आसपास आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। दूसरी बात कि जो आग जल रही है, जो वहाँ बर्निंग हो रहा है, जो भी मटेरियल वहाँ जल रहा है, जलने के बाद उसका क्या होगा, धुआं होगा, उससे धुआं निकलेगा। तो जब धुआं रिलीज होगा तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो जो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन है वो हमारा कंटामिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब हमको वहाँ प्रॉपर जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जब आग बुझाने वाले फायर फाइटर फायर साइट में जाते हैं तो वो भी इस तरह का एस्काबा को लगा करके ही जाते हैं। उसके बाद है वेसल की बात। अभी हम कहे कि जैसे टैंक वगैरह है, या इस तरह के जो वेसल्स हैं, साइलस हैं, ये सब जो होते हैं, टैंकी वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर भी जाने में ऑक्सीजन को नहीं। टनल, सुरंग वगैरह में जो जाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। द एपराटस हैज बीन widely used in such fields as firefighting, rescue operation, escape guidance at fire station, for prevention of disaster at steel works, chemical plant, nuclear facilities, hotels and vessels etc। बताते हैं ऐसे एपराटस को ऐसे परिस्थिति में भी उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो एपराटस क्या होता है, इसको ऐसे परिस्थिति में इसको भी यूज किया जाता है जो फायर फाइटर्स लोग जब रेस्क्यू के लिए या आग बुझाने के लिए जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ भी इसको यूज किया जाता है। फायर स्टेशन पे आमतौर पर इसको रखा भी जाता है ताकि अगर अचानक कहीं आग लगी तो वहाँ जा करके उसको क्या कर सकें, बुझा सकें। या इस तरह का कोई खतरनाक डिजास्टर, उसके बाद यह है कि जो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होता है तो इसके अलावा आपको जैसे कोई डिजास्टर होता है या कोई केमिकल प्लांट है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, होटल्स हैं, वेसल्स हैं, ऐसे जगहों पे भी क्या होता है जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो हमको क्या है कि वहाँ इस तरह के एस्काबा हमको लगा करके जाना पड़ता है। हर वो जगह, हर वो एटमॉस्फेयर, हर वो मतलब लोकेशन जहाँ ऑक्सीजन का लेवल किसी भी कारण से
किसी भी रीजन से अगर वहां अप्रोप्रिएट नहीं है, एडिकेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, अधिक मात्रा में नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए, तो वहां हमको एस्काबा यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस जिसमें ऑक्सीजन फिल किया हुआ होता है उसको लेकर के ही जाना है। ठीक है, आगे दिया है द एपराटस कैन बी यूज्ड इवन इफ इन द ऑक्सीजन डिफिशियंसी और अननोन द कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिक गैसेस। और इस एपराटस को यानी इस यंत्र को हम ऐसी जगहों पे भी लेके जा सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, या ऐसे कंटामिनेशन या प्रदूषण जो हम जानते नहीं है कि यहाँ किस तरह का प्रदूषण या किस तरह के कंटामिनेशन हैं, तो ऐसे जगहों पे भी इसको लेकर के हम लोग जाएंगे। अब आइए कि ये जो हमारा है तो ये दो तरह से हमारा क्या होता है, पाया जाता है ना। यानी अगर जनरली देखा जाए तो ये दो हैं, एक है ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस और दूसरा है क्लोज सर्किट, है ना, ऑक्सीजन ब्रीदिंग एपराटस। वहाँ एयर की जगह ऑक्सीजन वहाँ भी लगा सकते हैं और नीचे ऑक्सीजन की जगह भी एयर लगा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो कहते हैं कि ओपन सर्किट है ना एयर ब्रीदिंग एपराटस क्या होता है, तो कहते हैं कि द एस्काबा सप्लाइज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द एयर सिलेंडर टू द वेयर थ्रू द सिलेंडर वाल्व्स, प्रेशर रिड्यूसर, प्रेशर डिमांड वाल्व और डिमांड एंड वाल्व्स, एक्सेल एयर गोज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एक्सेलेशन वाल्व। ये सिंपल कहना ये चाहते हैं कि ये टैंक आप जब अपने कंधे पे इसको आप लोड कर लेते हैं, टांग लेते हैं, और आप जब ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं तो इसके पार्ट्स हैं, जैसे डिमांड वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसर है, ठीक है, ये और हम आने वाले क्लास में आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो इस पार्ट्स के थ्रू क्या होता है, आपको गैस आप तक पहुंचता है। सिंपल है, हम लोग एलपीजी जो चूल्हे में जलाते हैं, आग के लिए जो हम लोग जलाते हैं, यूज़ करते हैं घर के किचन में, तो क्या होता है, एक टंकी होता है, उसके बाद एक रेगुलेटर होता है, एक होस यानी पाइप होता है, उसके बाद उसको क्या है जो चूल्हा होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ चूल्हे के पास क्या होता है, हमारा नॉब होता है जिससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी ये सिलेंडर है, रेगुलेटर है, इसके साथ पाइप है, फिर ये आपके जो चेहरे पे नाक पे जो जाएगा वो आपका मास्क है, वहाँ का डिमांड वाल्व वगैरह है कि कितना आपको ऑक्सीजन का लेवल चाहिए, तो इसके थ्रू आपको ऑक्सीजन क्या होता है, मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑक्सीजन आप ले लेते हैं तो वो टैंक आपका धीरे धीरे क्या होता है, खाली होता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ देख भी सकते हैं, इसके पार्ट्स वगैरह को दिखा दिया गया है, पहनने के बाद ये कैसा होता है ये सबको भी दिखा दिया गया है। और जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे आप क्या करेंगे, उसको छोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपका टैंक क्या होगा, खाली होता भी जाएगा। लेकिन 10 मिनट पहले आपका एक वेसल बजेगा, एक अलार्म बजेगा, जिससे आपको क्या करना, तुरंत जो काम कर रहे हैं उसको बंद करके वहाँ से निकल जाना है। इट मीन्स के अब वहाँ उतना ऑक्सीजन नहीं रह गया है, ठीक है, अब ऑक्सीजन खत्म होने पर है और मात्र 10 मिनट का बचा है। लगभग ऐसे सिलेंडर जो नॉर्मली होते हैं 25 से 30 मिनट तक का ही इसमें ड्यूरेशन होता है काम करने का, इससे ज़्यादा का नहीं होता है ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस के अंदर। तो ओपन ब्रीदिंग एपराटस का आप देख लीजिए, इमेज यहाँ आपके सामने इमेज है, ठीक है। मोटा मोटी 6.8 लीटर इसके अंदर गैसेस को डाला जाता है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर आप कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे क्लोज सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस की। सेम ये उल्टा हो जाता है। ये क्या उल्टा होता है, देखिए, द एस्काबा सप्लाइज द कंप्रेस्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर to the wearer through the cylinder valve, pressure reducer, demand valve, etc. Carbon dioxide in exhales air is absorbed by the absorbing canister and oxygen is resupplied through the breathing bag, ठीक है।
दिस मैकेनिज्म एनेबल्स फॉर लॉन्ग टाइम है ना यूज। इसको समझाने से पहले आइए इसके फिगर के पास। ठीक है, ठीक है, ये आपका फिगर है क्लोज सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस का। ठीक है, ये देख रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 पाइप गया हुआ है, गया है। एक से ऑक्सीजन आपका जा रहा है, ठीक है, आपको मिल रहा है, लेकिन जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, फिर वो दूसरे पाइप से वापस आ रहा है। इसके अंदर कैनिस्टर लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगा हुआ है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, और ये सारे गैसेस के थ्रू फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसेस है ना, उसको रीब्रीदेबल बना दे रहा है, फिर से ऑक्सीजन में उसको चेंज कर दे रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन रहता है बट कम रहता है ना। तो जितना कमी रहती है उसको फिल्टर करके रीब्रीदेबल बना करके फिर से आपको देता है। फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं, फिर से छोड़ते हैं, फिर से उसको, तो ये रिसाइकल करते रहता है, रीब्रीदेबल बनाते रहता है और रिसाइकल आपको करते रहता है। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? आप इधर से ऑक्सीजन आपका गया, आप छोड़े, फिर से ये आपको रीब्रीदेबल ऑक्सीजन को बना करके फिर से ऑक्सीजन तैयार करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में वो चेंज करके फिर से ये आपको देता है। इसलिए इसमें देखिए 2 आपका पाइप गया हुआ है। ठीक है, और ये बैग की तरह होता है। ये देखिए, ये इमेज में ये लोग जो लगाए हुए हैं इस तरह से, और इसमें आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, 5 घंटा 6 घंटा तक काम कर सकते हैं। और ये कॉस्टली आता है, मिनिमम हमारे ख्याल से 5 से 6 लाख रुपया कॉस्ट आता है एक का। ठीक है, हाँ। अब आइए उसी चीज को यहाँ क्या कहा है, समझाया गया है कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो उसको क्या करता है, वो रीसप्लाई कर देता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसको रीसप्लाई करके फिर से आपको रीब्रीदेबल बना करके आपको वापस देता है। ठीक है, इस तरह से एस्काबा की जो भी बातें थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है, एक आपके सामने ये पीपी का फोटो रखते हैं, देख सकते हैं किस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ पीपी होते हैं। जनरली हमको हेड प्रोडक्शन, जो हार्ड हेड्स एंड हेलमेट्स होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। आई एंड फेस प्रोडक्शन, सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, फेस शील्ड एंड वेल्डिंग हेलमेट्स हैं। रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन में रेस्पिरेटर आते हैं, मास्क आते हैं, एंड ईयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स आते हैं जो अभी हम पढ़ाएं आप लोगों को। हैंड प्रोडक्शन और आर्म प्रोडक्शन के लिए ग्लोव्स आते हैं, आर्म्स गार्ड्स आते हैं, एंड है ना गाउंटलेट्स आते हैं। लेग प्रोडक्शन के लिए सेफ्टी शूज आते हैं, बूट्स आते हैं, लेगिंग्स आते हैं। और बॉडी प्रोडक्शन के लिए कवर ऑल, वेस्ट, एप्रॉन एंड फुल बॉडी सूट्स, एक जैकेट होता है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यहाँ से बातें क्लियर हो गई और आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, अब यहीं से ये पीपी का चैप्टर क्या होता है